मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज पदोन्नति पर चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में भर्ती के बारे में हमने चर्चा की थी कि प्रत्येक संगठन में काम करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। इन कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं यथा स्थिति प्रयुक्त की जाती हैं और योग्य अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों के लिए किया जाता है। अभ्यर्थियों के योग्यता की परीक्षा लेने के लिए अलग अलग प्रकार के संगठन अभिकरण प्रत्येक देश में स्थापित किए जाते हैं और ये विभिन्न एजेंसीज अभिकरण अभ्यर्थियों की योग्यता की परीक्षा लेते हैं और योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाता है। आज देखें पदोन्नति के बारे में। जब एक अभ्यर्थी किसी संगठन में नियुक्त किया जाता है, भर्ती के बाद उसको नियुक्ति दी जाती है, तो वह उसी पद पर एक लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। वह उस संगठन में काम करता है, लेकिन रिटायरमेंट की एज तक, सेवानिवृत्ति की आयु तक यदि उसे कहा जाए कि वह उसी पद पर आजीवन बना रहेगा, तो उस व्यक्ति की रुचि उस पद के प्रति अथवा अपने दायित्व के प्रति बहुत कम हो जाती है। इसलिए संगठन के हित में, व्यक्ति के हित में यह आवश्यक है कि प्रत्येक कर्मचारी को यथा समय पदोन्नति मिलनी चाहिए। आज एक छोटे से पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई, धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता जाए उसको उच्च से उच्च पद की ओर पदोन्नति मिलनी चाहिए। तब जाकर के उसकी रुचि उस पद के प्रति बनी रहेगी और ज्यादा उत्साह से वह व्यक्ति काम करेगा। इसलिए पदोन्नति आवश्यक है। इस पदोन्नति के बारे में तार्पी कहता है, पदोन्नति से होता क्या है? तार्पी कहता है कि पदोन्नति का अर्थ होता है कर्मचारी का एक पद से दूसरे पद पर चलना। एक पद से दूसरे पद कैसे चलना? समानांतर नहीं, उच्च पद की ओर स्थापित होना। तो पदोन्नति हमेशा निम्न पद से उच्च पद की ओर की जाती है, जिसमें उच्च ग्रेड के उच्च वेतन का निम्नतम मिलता है। ये उच्च ग्रेड के उच्च वेतन का निम्नतम ग्रेड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी एक कर्मचारी को नियुक्त किया गया, मान लीजिए उसका वेतन 3,500 और फिर आता है मान लीजिए 10,000। ये वेतन मान होता है, एक उदाहरण है। तो वह सबसे पहले 3,000 के वेतन में वह फिक्स होगा। ये 500 का मतलब होता है प्रति वर्ष उसको 500 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। देखिए, जितने भी कर्मचारी काम करते हैं किसी संगठन में, लोक प्रशासन में, मतलब कि शासकीय कर्मचारी के रूप में जो भी व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, उनको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है। ये होता ही है। हर वर्ष एक निश्चित तिथि को हर कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है। यह वार्षिक वेतन वृद्धि नियमों के अनुसार अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग रूप में होता है। कहीं पर 100 रुपए होता है, कहीं पर 200 होता है, कहीं पर 500 होता है। यहां पर जो है 500 है, यह 500 वेतन वृद्धि है। तो उसको शुरुआती पहले साल में उसको 3,000 रुपए के वेतन पर नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद एक साल के बाद उसको 500 रुपए, मतलब कि उसका बेसिक 3,500 हो जाएगा। फिर अगले साल 4,000 हो जाएगा, फिर 4,500। इस प्रकार से वार्षिक वेतन वृद्धि उसको मिलती रहती है। और मान लीजिए ये तो 10,000 तक पहुंच गया, मान लीजिए उसका प्रमोशन हुआ, उसकी पदोन्नति हुई, तो अगला ग्रेड होगा मान लीजिए 6,000, फिर इसमें दिया 700 रुपए, फिर ये दिया 12,000 रुपए। इस प्रकार से अलग अलग ग्रेड के अनुसार होता है। तो जब प्रमोशन हुआ तो ये उच्च ग्रेड हो गया,
इस उच्च ग्रेड के उच्च वेतन का निम्न मतलब कोई 6,000 में फिक्स होगा। मान लीजिए इधर वह 8,000 तक पहुंच चुका है, तो 8,000 इस 8,000 को सुरक्षित रखते हुए फिर इसके अंतर्गत उसको स्थापित किया जाता है, फिर वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता उसको 700 रुपये हो जाती है। तो उच्च ग्रेड के उच्च वेतन का निम्नतम उसको राशि प्राप्त होती है। तो प्रत्येक सेवा के अंतर्गत इस प्रकार से वेतन ग्रेड निर्धारित किया जाता है। तो उच्च ग्रेड के उच्च वेतन का निम्नतम उसको मिलता है। लेकिन मान लीजिए वह उस पद पर आने के पहले मान लीजिए एक अधिक ऊंचाई तक पहुंच गया है, मान लीजिए वह 10,000 की सीमा तक पहुंच चुका है, तो उसको फिर से 6,000 में रखेंगे ऐसा नहीं है, इसके आगे वह जंप करेगा तो उसको हमेशा लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। तो निम्नतम मिलता है और उस पदोन्नति में कर्तव्य और दायित्व में वृद्धि होती है। उसके कर्तव्य भी बढ़ेगा, उसका दायित्व भी बढ़ेगा, पद भी बढ़ेगा। तो पदोन्नति में 3 चीजें होती हैं। एक, पद और स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, उसके कार्य और दायित्व में वृद्धि होती है और उसके वेतन में वृद्धि होती है। 3 चीजें, पद और स्थिति, कार्य और दायित्व तथा वेतन, तीनों में वृद्धि होती है। प्रत्येक संगठन में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखने के लिए उनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इस पुरस्कार का आधार उनकी योग्यता होनी चाहिए, उनकी वरिष्ठता होनी चाहिए। और जब तक व्यक्तियों को, कर्मचारियों को इस प्रकार से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, इससे संगठन की कार्यकुशलता प्रभावित होगी। तो पदोन्नति का होना आवश्यक है। पदोन्नति में 3 चीजें होती हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक पदोन्नति पद सोपान के आधार पर ही दी जाती है। पद सोपान के आधार पर, जैसे मान लीजिए कोई एक सहायक ग्रेड 3 है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में लोअर डिवीजन क्लर्क कहते हैं। मान लीजिए किसी लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर कोई व्यक्ति है, तो उसको सीधे पदोन्नत करके ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, कार्यालय अधीक्षक का पद नहीं दिया जाएगा। उसको लोअर के बाद अपर डिवीजन क्लर्क बनाएंगे, उसके बाद उसको सेक्शन ऑफिसर बनाएंगे, फिर उसके बाद और 1-2 पदों को लेने के बाद फिर उस व्यक्ति को कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। तो इस प्रकार से पद सोपान के अनुसार जो पद निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं पदों के अनुसार ही उस कर्मचारी को पदोन्नति दी जाती है। इस पदोन्नति के बारे में 2 प्रकार की पद्धतियां हैं। एक को कहते हैं वरिष्ठता पद्धति, दूसरे को कहते हैं योग्यता पद्धति। वरिष्ठता बनाम योग्यता। देखें वरिष्ठता पदोन्नति प्रणाली क्या है। मान लीजिए कोई कर्मचारी किसी संगठन में काम कर रहा है। यदि मान लीजिए लंबे समय तक वह काम कर रहा है, तो अनुभव के आधार पर, लंबे कार्यकाल के आधार पर उसको पदोन्नति मिलनी चाहिए, दी जानी चाहिए। तो इसको कहते हैं लंबे कार्यकाल के आधार पर पदोन्नति देना को कहते हैं वरिष्ठता प्रणाली। इस वरिष्ठता प्रणाली के अंतर्गत उसकी श्रेणी बढ़ जाएगी, उसकी सेवा को देखेंगे, पद श्रृंखला के अंतर्गत के अनुसार होगा और कार्यकाल के आधार पर उसको वरिष्ठ मानते हुए उसकी पदोन्नति होगी। इस पदोन्नति व्यवस्था के, इस वरिष्ठता पद्धति के कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। इसके गुण कौन कौन से हैं? इसके गुण में सबसे पहले यह व्यक्ति निरपेक्ष होता है, पक्षपात रहित होता है, मनमाना यहां पर नहीं होगा कि जो भी व्यक्ति सीनियर हो गया या एक निश्चित अवधि तक किसी पद पर काम कर लिया तो उसको क्रम के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती। दूसरी चीज, अनुभव को इसमें महत्व दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबे समय तक काम कर रहा है, 8-10 साल हो गया उस व्यक्ति को उस पद पर काम करते हुए, तो उसके अनुभव को देखते हुए उसको उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है, उच्च पद पर पदोन्नति दी जाती है। तीसरी चीज, इससे लोगों को, कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है, उनके काम करने की गति बढ़ जाती है, उनकी रुचि बढ़ जाती है। चौथी चीज, इससे उनको गौरव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है,
उनको लगता है कि उन्होंने अच्छा पिछले इतने वर्षों में उस पद पर काम किया, इसलिए उसको पदोन्नति दी गई है, तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसका गौरव बढ़ जाता है। और चौथी चीज और पांचवी चीज, कार्य अभिरुचि बढ़ती है। जब तक कार्य अभिरुचि नहीं होगी, संगठन अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। तो लोगों की अभिरुचि बनाए रखने के लिए, कर्मचारियों की अभिरुचि बनाए रखने के लिए उनकी पदोन्नति समय समय पर होनी चाहिए। अब देखें इस वरिष्ठता पद्धति के दोष। सबसे पहले है, इसमें कार्य का दोहराव होता है। वही काम यदि एक कर्मचारी करता है, कोई नयापन उसके कार्य में नहीं होता, तो यह कार्य का दोहराव होगा। कार्य के दोहराव से नया अनुभव नहीं होता, वह खुद उस काम को करते करते बोर हो जाता है। तो कार्य का दोहराव ये कोई पदोन्नति की कसौटी नहीं होनी चाहिए। फिर रूढ़िवादिता और अयोग्यता। संगठन में ऐसे भी कर्मचारी काम करते हैं जो रूढ़िवादी या परंपरावादी होते हैं। काम नहीं करना है तो नहीं करना है, उनकी आदत शुरू से ही ऐसे बन जाती है। तो इससे दकियानुसी की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है कि हमारा तो प्रमोशन होगा ही, कोई इसे रोक नहीं सकता, काम करें चाहे ना करें। तो ऐसे काम चोर लोग, काम चोट्टे लोग प्रमोट हो जाते हैं, उच्च पद पर पहुंच जाते हैं, चाहे उनमें योग्यता हो चाहे न हो। वरिष्ठ हो गए तो उनको पदोन्नति मिलेगी, इस प्रकार की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। इससे संगठन की कार्य कुशलता प्रभावित होती है। तीसरी चीज, प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। जब तक संगठन में प्रतिस्पर्धाएं नहीं होंगी, तब तक योग्य व्यक्ति को हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन वरिष्ठता का सिद्धांत इस प्रकार की प्रतियोगिता की भावना को समाप्त कर देता है। यदि मान लीजिए प्रतियोगिता होंगी ही नहीं, यदि मान लीजिए केवल वरिष्ठता के आधार पर ही लोगों को, कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाता है, पदोन्नति दी जाती है, तो होगा ये कि जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं उनमें कभी भी उत्साह का भाव नहीं आएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमसे तो जो भी सीनियर है उसका ही प्रमोशन होगा, हमारा प्रमोशन नहीं होगा तो हम काम क्यों करें। काम करने से ही प्रमोशन होगा ऐसा नहीं है, काम करने से भी प्रमोशन होगा, नहीं करने से भी प्रमोशन होगा। तो बेहतर यह है कि काम न किया जाए। इस प्रकार की भावना लोगों में आती है। और अयोग्यता, ऐसे में अयोग्य व्यक्ति भी प्रमोट हो जाते हैं, पदोन्नत हो जाते हैं, और इससे जो नए कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनमें एक असंतोष का भाव उत्पन्न होता है। तो ये वरिष्ठता प्रणाली के गुण और दोष हैं। अब दूसरी पद्धति है योग्यता पद्धति। योग्यता पद्धति क्या है? इसमें सेवा अवधि की लंबाई नहीं, योग्यता देखी जाती है। जो व्यक्ति योग्य होगा उसको पदोन्नति मिलेगी, जो व्यक्ति योग्य नहीं होगा उसे पदोन्नति नहीं मिलेगी। ये तो अब प्रश्न उठता है कि योग्यता आप किस प्रकार से निर्धारित करेंगे, कैसे जानेंगे कि अमुक व्यक्ति योग्य है, और ताकि उसको प्रमोट किया जा सके, पदोन्नत किया जा सके। तो इस योग्यता को निर्धारित करने की कुछ विधियां होती हैं। जैसे सबसे पहले पदोन्नति परीक्षा होती है। पदोन्नति परीक्षा में पहली है खुली प्रतियोगिता परीक्षा। खुली प्रतियोगिता परीक्षा ये विशेष करके बैंकों में ये प्रवृत्ति ज्यादा प्रचलित है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा में उस बैंक में काम करने वाला हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, अधिकारी उस पद की परीक्षा में बैठ सकता है। तो उसमें एक चपरासी या मैसेंजर भी उस परीक्षा में बैठ सकता है, एक क्लर्क भी बैठ सकता है, एक कैशियर भी बैठ सकता है। इस प्रकार से ये खुली प्रतियोगिता परीक्षा होती है। दूसरा है सीमित या बंद प्रतियोगिता परीक्षा। एक सीमित वर्ग के लोगों के लिए इस प्रकार की परीक्षा होती है। मतलब कि एक ही कैटेगरी के अंतर्गत मान लीजिए 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं और हमको 25 लोगों को लेना है, तो इन 100 लोगों के बीच कंपटीशन होता है। इन 100 लोगों में जो भी टॉप 25 लोग होंगे परीक्षा में उत्तीर्ण या नंबर ले आएंगे, उनको प्रमोट किया जाता है। ये बंद या सीमित परीक्षा होती है। तीसरी चीज, एक ऐसी परीक्षा हो सकती है जिसमें आपकी योग्यता इस आधार पर निर्धारित की जाएगी कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं,
एक निश्चित अंक निर्धारित कर दिया जाता है कि 100 में 50 अंक लेने वाले को, 50 अंक प्राप्त करने वाले को हम प्रमोट मानेंगे, हम उत्तीर्ण मानेंगे। तो एक निश्चित प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त करना पड़ता है। ये पदोन्नति परीक्षा हुई। दूसरी चीज है सेवा अभिलेख। ये बहुत ही जरूरी चीज है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी शासकीय सेवा में होते हैं, इन सब की एक सर्विस बुक, सेवा पुस्तिका उस कार्यालय के प्रमुख के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और उस सेवा अभिलेख में, उस सेवा पुस्तिका में वह कर्मचारी अधिकारी वर्ष भर जितना भी काम करता है, इन सभी की चीजों के बारे में टिप लिखी जाती है। उसको दिया जाने वाला पुरस्कार भी उसमें लिखा जाता है, उसको दिए जाने वाला दंड भी उसमें मेंशन होता है। हर कर्मचारी की एक पर्सनल फाइल होती है, पर्सनल फाइल भी होती है, सेवा पुस्तिका भी होती है। तो उसके सेवा से संबंधित चीजें सर्विस बुक में लिखी जाती हैं, और उसके पर्सनल फाइल जो होती है, उस पर्सनल फाइल में उसको दिए गए पुरस्कार, उसको दिए जाने वाला नोटिस, कारण बताओ सूचना, या इस प्रकार से जो चिट्ठियां उसको दी जाती हैं, जो मेमो इश्यू किए जाते हैं, जो चेतावनी पत्र दी जाती है, जो स्पष्टीकरण मांगा जाता है, इन सबको उसके पर्सनल फाइल में दर्ज किया जाता है। और उसका मान लीजिए कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो गया, तो उसके कार्यालय में उसकी पूरी पर्सनल फाइल और सेवा पुस्तिका उस कार्यालय के मुखिया के पास भेजी जाती है। तो सेवा अभिलेख, इस सेवा अभिलेख में उसकी दक्षता को समय समय पर आंका जाता है, और उसको देखा जाता है कि वह व्यक्ति प्रमोशन के लायक है या नहीं है। फिर तीसरा है वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट। यह वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट बहुत ही जरूरी चीज है। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इसको कहा जाता है, ACR। जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, 31 मार्च की तिथि में प्रत्येक विभागाध्यक्ष, मतलब प्रत्येक कार्यालय का मुखिया, अपने अधीन काम करने वाले समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों की ACR भेजता है, अपने मुख्य कार्यालय के पास भेजता है। और उसमें उस व्यक्ति ने वर्ष भर में क्या क्या काम किया, उन कार्यों का विस्तार से विवेचन किया जाता है। इस एक वर्ष की अवधि में उसको जितने भी प्रशंसा पत्र दिए गए, उसको जितने भी कारण बताओ नोटिस दिए गए, चेतावनी दी गई, या कुछ भी उसके साथ उसको किया गया, इन सभी चीजों का उसमें उल्लेख किया जाता है ACR में। और उसके आधार पर उसके कार्यों की एक निश्चित कसौटी तैयार की जाती है कि वर्ष भर के कार्यों के आधार पर वह मुखिया, कार्यालय का मुखिया, उसको 4 कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में उसके कार्यों का मूल्यांकन करता है। सबसे पहले उत्कृष्ट। यदि किसी कर्मचारी अधिकारी के ACR में उत्कृष्ट है, उसके कार्यों का मूल्यांकन उस विभाग का मुख्य व्यक्ति, मुख्य अधिकारी यदि उसके कार्यों का मूल्यांकन उत्कृष्ट रूप में करता है, तो वह सर्वोपरि है। दूसरा है उसके नीचे बहुत अच्छा, फिर है अच्छा, फिर है साधारण, और आखिरी में घटिया। यदि कोई कार्यालय प्रमुख अधिकारी यदि किसी कर्मचारी के अधिकारी के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में उत्कृष्ट लिखता है, तो उसको प्रमाणित करना पड़ता है कि किस आधार पर उसको उत्कृष्ट माना गया। अथवा यदि उसको घटिया सूचित किया गया, यदि उसका ACR घटिया लिखा गया, तो वहां पर भी लिखित देना पड़ता है कि इन कारणों से उस कर्मचारी का ACR घटिया लिखा गया। और उसमें एक आपको मजे की बात बताऊं, यदि मान लीजिए कोई विभाग प्रमुख, कोई कार्यालय प्रमुख किसी कर्मचारी के वार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में घटिया लिखता है, तो उस कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। और एक मजे की बात और, यदि वह कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपके विभाग प्रमुख ने
आपके कार्यालय प्रमुख ने आपको घटिया रैंक दिया है, आप इसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और उसमें लिखा रहता है आप अपने विभाग प्रमुख या अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से आप हमको अपनी स्थिति स्पष्ट करके बताइए। तो वह कर्मचारी जिसके लिए घटिया शब्द का प्रयोग किया गया है वह अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगा और उसी विभाग के मुखिया के माध्यम से उच्च अधिकारी को पत्र लिखेगा। सीधे पत्र नहीं भेज सकता, पत्र सोपान। तो ये मूल्यांकन हो। तो वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में उसके कार्य की, परिश्रमशीलता की, ज्ञान की, निर्णय शक्ति की, दायित्व निर्वहन, उत्साह, इन सभी चीजों के बारे में गोपनीय रिपोर्ट शासन के पास कार्यालय का मुखिया भेज देता है और इस आधार पर, योग्यता के आधार पर लोगों को पदोन्नति दी जाती है। और फिर निष्कर्ष, ये दो प्रकार की पद्धतियां हैं, एक है योग्यता, दूसरा है वरिष्ठता। दोनों पद्धति की अपनी विशेषताएं हैं, अपने दोष हैं। किसी भी कार्यालय में केवल प्रमोशन नहीं होता, केवल प्रमोशन तो होता है लेकिन केवल वरिष्ठता या केवल योग्यता को ध्यान में नहीं रखा जाता। एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित कर दिया जाता है कि इतने प्रतिशत प्रमोशन से, इतने प्रतिशत वरिष्ठता से पद भरे जाएंगे और इतने प्रतिशत योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे। तो ये पदोन्नति का चैप्टर हुआ। पदोन्नति प्रत्येक संगठन के लिए आवश्यक है। बिना पदोन्नति के कर्मचारियों में उत्साह का भाव नहीं आएगा और वरिष्ठता और योग्यता दोनों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति दी जानी चाहिए। जैसे भारत में जो आईएएस अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी डायरेक्ट रिक्रूट भी होते हैं, प्रमोशन से भी इन पदों पर प्रमोट किया जाता है। जैसे जो डायरेक्ट आईएएस बनते हैं वो यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के आईएएस सेलेक्ट होते, आईपीएस सेलेक्ट होते हैं। लेकिन राज्य सरकार में सबसे उच्च पद है डिप्टी कलेक्टर। राज्य सेवा के अधीन राज्य सेवा परीक्षा, जो राज्य सरकारें, जो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें सबसे उच्च पद है प्रशासन में डिप्टी कलेक्टर। तो ऐसे कुछ डिप्टी कलेक्टर्स को प्रोमोट करके आईएएस अवार्ड दिया जाता है। यदि मान लीजिए उनकी कार्यक्षमता, उनकी लगनशीलता, उनका उत्साह, उनमें कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छा है और लगातार कुछ वर्षों तक उनको अच्छा ग्रेड मिला, इसके अंतर्गत बहुत अच्छा उत्कृष्ट मिला, तो ऐसे लोगों को यूपीएससी उनकी पूरी चीजों को देखने के बाद फिर उनको प्रमोट करता है। तो उनको फिर आईएएस बनाया जाता है, उनको आईएएस अवार्ड किया जाता है। तो ये हर जगह पर अपनी अपनी पद्धतियां होती हैं कि वरिष्ठता के आधार पर कितने रखा जाए और योग्यता के आधार पर, जैसे आईएएस अधिकारियों में, आईपीएस अधिकारियों में, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की लोग अधिक होते हैं, प्रोमोटेड कम होते हैं। तो ये है पदोन्नति का अध्याय। आपको धन्यवाद।